हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल चकाचक होंगे। ठीक है, आप सभी का स्वागत है केजीएस जेई चैनल में मेरे भाई। तो अपन सेतु बैच का आज लेक्चर थर्ड लेके आए हैं, जिसमें अपन जो है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसका एप्लीकेशन मिलेगा ट्वेल्थ के प्रॉब्लम्स में मेजरली। बात समझ में आ रही है क्या? तो उसमें आप देख सकते हैं टॉपिक हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और फोर्स लिया है और वर्टिकल सर्कुलर मोशन लिया है। समझ में आ रही है क्या बात? जाहिर सी बात है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो आपको वर्क पावर एनर्जी में पढ़ाया जाता है, जब वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन आपको लगाना आता हो, तो जाहिर सी बात है जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो इसमें अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगा की चीजों को डिराइव तो करके नहीं दिखाएंगे। फिर उसके लिए आपका अपकमिंग लेक्चर है जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन आपको सिखाएगा। तो बहरहाल इसमें हम कंप्लीटली जो है सर्कुलर मोशन के उन पार्ट्स और उन कॉन्सेप्ट की बात करने वाले, उन बेसिक्स की बात करने वाले हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है आपको ट्वेल्थ के क्वेश्चन को करने में। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए, अच्छा, इसमें अगर मैं आपको बताऊं कि एप्लीकेशन मेजरली कहां आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस में तो आएंगे ही, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको देखने मिलेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। वहां पे आपको मेजर यूज दिखेगा सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट का। बात समझ में आ रही है क्या? तो चलिए जी, शुरू करते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है क्या? तो सबसे पहली चीज जो हम बात करने वाले हैं वो है आपका कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। ठीक है क्या? अब आप बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन क्या है, वो भी पहले समझा दो। तो क्या मैं इतना मान नहीं सकता कि ये तू ट्वेल्थ में जा चुका है तो सर्कुलर मोशन का मीनिंग तो तुझे समझ में आता होगा? लेकिन चल देख ले। मान लीजिए मेरे भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, है ना, और एक पार्टिकल बिचारी, है ना, जो मेरे से मान ले कि आर डिस्टेंस पे है और इस आर डिस्टेंस को मेंटेन करके ऐसे मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो अपन इसके मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आ रही क्या बात समझ? भाई सिंपली बोला कि मान ले मैं ओरिजिन हूं और मेरे से आर डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है और उस डिस्टेंस को मेंटेन करके वो ऐसे चक्कर लगा रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? तो अपन इसके मोशन को क्या कह लेंगे? सर्कुलर मोशन। बात समझ में आ रही है क्या? जैसे कि मान ले कि तूने एक रस्सी से ढेला को बांधा, एक रस्सी है मेरे भाई, और उस रस्सी से ढेला को बांधा और उसको ऐसे 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 इसको फिक्स करके घुमा रहा है अगर, तो अपन उसको भी सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना यार। चलो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मौत का कुआं देखा है कि आपने मेला वगैरह में? हाँ भाई, तो उसमें जो बेचारा मोटरसाइकिल जो चला रहा होता है ऐसे 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 ऐसे, वो भी तो सर्कुलर मोशन है रे। या दूसरे तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं। मान ले ये छत है ना, एक रस्सी जो ऐसे लटकी हुई है, ठीक है, तूने इसको ऐसे कुछ वेलोसिटी दिया हॉरिजॉन्टल, ये लटकी हुई है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, वो ऐसे 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 अगर वो चक्कर मार रहा है ऐसे रे। कोनिकल पेंडुलम नहीं समझता है? अबे कोनिकल पेंडुलम ये उसका पाथ हो गया, है ना, इसका जो सर्कुलर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल होगा। भाई ये लटका था, तूने ऐसे टर्न करके मारा, वो ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये नहीं ऐसे सीधा मारेगा तो ये तो ऐसे सर्कल कर जाएगा, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। कहने का मतलब कि मेरे भाई अगर यहाँ एक गेंद ऐसे रखा तो ऐसे मारेगा, इसका कंडीशन है अगर आप u की रफ्तार जो है ग्रेटर देन √5 gl रखेंगे तो ये सर्कुलर मोशन कर जाएगा, ये तो वर्टिकल प्लेन में होगा, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। क्योंकि ये सेंटर होगा, ये रस्सी का लेंथ l, तो हर जगह वो l डिस्टेंस को मेंटेन करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भाई ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका प्लेन चूंकि वर्टिकल है तो इसको बोलेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मैंने यहाँ कोनिकल पेंडुलम की बात करा, कोनिकल पेंडुलम, है ना, ये रफ के तौर पे लिख रहा हूं, ये कोई नोट करने वाली बात नहीं, जस्ट मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि यस आपको सर्कुलर मोशन आता है पहचानना कि सर्कुलर मोशन कहते किसको है। बात समझ में आ रही क्या? जो नहीं आता है या जो अच्छे से नहीं आता है, जहां आप गलतियां करते हैं, जो आपके आगे की रिक्वायरमेंट है, उसी की हम बात करेंगे यहाँ पे। बट ठीक है, फॉर इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा थोड़ा ये भी बात कर लेना चाहिए, क्योंकि आप में से हो सकता है कई बच्चे बिल्कुल ही अभी अभी जगे होंगे। तो मेरे भाई अब ये वाला कोनिकल पेंडुलम है, ये देख ऐसे 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 सर्कल कर रहा है ना, तो भाई सर्कल का प्लेन इज हॉरिजॉन्टल और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? अभी यहाँ सेंटर है ना, इसका वर्ड ऐसे घूम रहा है, इसको अपन कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है क्या? बस समझ में आ रही है क्या? तो थोड़ा विजुलाइज करिए चीजों को, ठीक है।
तो यार ये सर्कुलर मोशन करने के लिए आखिर कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन, जिसको अपन सेंट्रीपिटल कंडीशन भी बोलते हैं, है ना? वर्ड सुन के परेशान नहीं होना है। सेंट्रीपिटल कंडीशन माने ऐसा कंडीशन जिससे कि अपन कहेंगे कि यस ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन इसलिए कर रही है, उसका कंडीशन हम इसको, अगर हमारे को किसी क्वेश्चन में ये कंडीशन फुलफिल होता हुआ दिखेगा तो वहां पे हम श्योरली कह सकते हैं यस कि पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे बच्चे कई गलतियां करते हैं, आइए आपके साथ हम सारी बातचीत करेंगे और समझाएंगे कि मिसकंसेप्शन क्या है, गलतियां कहां पे होती है। बात समझ में आ रही है क्या? ए सुरमा मेरी बात सुन ले, सुन। मान ले ये वेलोसिटी है पार्टिकल का इस डायरेक्शन में, ठीक है, और मेरे भाई ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। मान ले ये कोई एंगल अल्फा है, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो 30 है, 50 है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, कोई एंगल। ए सुरमा, अगर तू ध्यान से देखेगा तो इस ए का ए परपेंडिकुलर इधर आएगा। अरे ये परपेंडिकुलर का क्या मतलब? ए परपेंडिकुलर का मतलब कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, उसको मैंने ए परपेंडिकुलर बोला। क्या कोई आपत्ति है आपको? अरे बोलिए ना यार, समझ में आ रही है क्या बात? अच्छा, साथ ही साथ मेरे भाई मैंने इसको ए पैरेलल बोला। क्या बोला इसको? ए पैरेलल। पैरेलल को ऐसे सिंबल में दो ऐसे पैरेलल लाइन से दिखाया, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, ए पैरेलल के लिए अब मैं सेम बात क्या ही लिखने जाऊं, समझ में आ ही रहा होगा कि ए पैरेलल क्या है। चलो लिख ही दिया, मान लो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू बोलो रे वेलोसिटी। हाय हाय मेरे भाई, हम इस पे और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लें कि आखिर सेंट्रीपिटल कंडीशन है क्या, है ना, जो हमने हेडिंग डाला हुआ है। ए सुरमा, अगर मान ले ऐसा है कि v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर, क्या v स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए परपेंडिकुलर अगर कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे कि यस, अगर ये कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा हो तो हम बोलेंगे कि यस पार्टिकल जो है वो आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। दिस वन, ये कंडीशन है भाई। ये क्या है आपका? दिस इज कंडीशन फॉर, क्या है ये? इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल कंडीशन, है ना भाई? सेंट्रीपिटल कंडीशन, ठीक है। इसी को अपन बोलेंगे सेंट्रीपिटल कंडीशन। क्या मतलब? कई बार बच्चे इस चीज को समझने में गलतियां करते हैं। क्या गलतियां, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूं। यार सुनो मेरी बात, बच्चों को एक्चुअल में ये ध्यान में रहता है और कई बार चीजें बच्चे क्लियर ही नहीं कर पाते हैं, वो 11th भी खत्म कर लेते हैं, सर्कुलर भी करेंटली जब पढ़ रहा होता है, पढ़ते हुए भी उसको उस वक्त क्लियर नहीं होता है कि भाई सिर्फ अगर मैं ऐसा बोलूं कि वेलोसिटी वेक्टर और अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है, अरे अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अगर ये कंडीशन है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दिस डज नॉट इंप्लाइज सर्कुलर मोशन करेगा। बच्चे यही चीज गलत दिमाग में बिठा लेता है कि अरे अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है तो हम बोलेंगे पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं, ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है।
आप पिछले वाले स्लाइड में यदि देखोगे देन आप देख सकते हो कि यहां मैंने टोटल एक्सेलरेशन को तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं लिया है। या एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट डायरेक्शन चेंज करेगा, दूसरा स्पीड चेंज करेगा, भी आएंगे उस बात पे। हम पहले जो आपको क्लियर करना चाह रहे हैं, हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि मैंने कहीं भी यह भी नहीं बोला कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने से कभी सर्कुलर मोशन नहीं होगा। मैंने यह नहीं बोला। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने से सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन उसके लिए और एक कंडीशन होना चाहिए कि भाई v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर, जहां पे v स्क्वायर बाई ए सुरमा, यहां v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर को v स्क्वायर बाई ए क्यों बोला? चूंकि यहां पे टोटल एक्सेलरेशन v के परपेंडिकुलर है। तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए? ये पूरा सामान कांस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में नहीं आई क्या? मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दिखा तो आप मुंह उठा के बोलेंगे नहीं हो सर्कुलर मोशन करेगा। नहीं नहीं, ये v के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ v स्क्वायर बाई ए हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वी कैन से पार्टिकल विल परफॉर्म, श्योरली विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाय हाय, यानी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कहीं भी आपको अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मिले तो सावधान हो जाओ। सर्कुलर मोशन हम तब तक नहीं बोलेंगे जब तक हम इस बात पे श्योर नहीं हो जाएंगे कि ए भी के परपेंडिकुलर तो है, ठीक बात है, लेकिन क्या ये v स्क्वायर बाई ए का रेशियो कांस्टेंट है कि नहीं है। दिस इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। मैंने क्या बोला? ए वी के परपेंडिकुलर डज नॉट इंप्लाइज सर्कुलर मोशन करेगा। ए वी के परपेंडिकुलर इंप्लाइज सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इफ वी स्क्वायर बाय ए कांस्टेंट ऑल्सो। बात समझे आप? बच्चा क्या बोला मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि v स्क्वायर बाई ए, v स्क्वायर बाई ए, जहां पे a को इस वाले स्लाइड में क्या बोला मैंने? जहां पे a को इस वाले स्लाइड में मैंने a परपेंडिकुलर ही लिया है, चूंकि एक्सेलरेशन v के परपेंडिकुलर लिया है, तो मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन v के परपेंडिकुलर हो जाने से ही सर्कल करेगा। दिस इज नॉट ट्रू। ये v के परपेंडिकुलर होने से सर्कुलर करेगा अगर v स्क्वायर बाई ए क्या है? कांस्टेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। समझे? अच्छा, अब सुनो। जब मैंने बोला, बता तो दिया ये सेंट्रीपिटल कंडीशन है, बात समझ में आ गई होगी कि यार चाहे v से ए कितना भी एंगल बनाए, एक तो ये परपेंडिकुलर आएगा, तो v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर कांस्टेंट होने से सर्कल करेगा। यस। अच्छा, अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ए वी के परपेंडिकुलर है, तो सर्कल करने के लिए साथ साथ क्या होना चाहिए? v स्क्वायर बाई ए कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूं एंड इफ ओनली a is perpendicular to v and v square by a constant, not constant, then move in, है ना, क्या कर्वी पाथ। यस। और आपको पता है हर कर्वी पाथ सर्कल होता नहीं है, हर कर्वी पाथ सर्कल होता नहीं है। देख, सर्कल है, पूरा सर्कल है, ये पूरा एक ना सर्कल है नहीं। कर्वी लीनियर मोशन अलग चीज है, सर्कुलर मोशन अलग चीज है। सर्कुलर होने के लिए हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होना चाहिए। अरे भाई, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, यहां ज्यादा है, ये कंप्लीट सर्कल में रेडियस अलग अलग थोड़े ना होगा यार। ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन में रेडियस तो हर जगह पार्टिकल का हर एक मोमेंट पे सेम ही मिलने वाला है।
ओरिजिन से पार्टिकल की गैप हमेशा सेम ही मिलने वाला है। यहां ओरिजिन से पार्टिकल की गैप हर जगह सेम है क्या? रेडियस हर जगह सेम है क्या? ना। तो यस, ए अगर वी के परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर मोशन करेगा, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है, रॉन्ग। हाँ, लेकिन श्योरली क्या करेगा? बट श्योरली कर्वी पाथ पर चलेगा, पर चलेगा। बस समझे? नहीं समझ में आई बात? और ए वी के परपेंडिकुलर होने के साथ होने पर सर्कुलर मोशन तब श्योर करेंगे जब वी स्क्वायर बाई ए कांस्टेंट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ रही है क्या? चलिए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे जी, है ना, आगे बढ़ेंगे। हम क्या बात करना चाह रहे हैं? हमने अभी अभी आपसे बोला था, हमने अभी अभी आपसे बोला था कि ये बिचारी वेलोसिटी और ये बिचारी एक्सेलरेशन, हाय हाय, मान ले ये एंगल थीटा, एंगल क्या है? थीटा। मेरे भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझना। तू ध्यान से देखेगा तो तेरे को दिखेगा इधर तो ये पैरेलल है और ये क्या है? ए परपेंडिकुलर है। तो एक्चुअल में अब हम जो है इस नेट एक्सेलरेशन को ब्रेक करके समझने वाले हैं कि इस नेट एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक ए पैरेलल और ये परपेंडिकुलर। ए पैरेलल और ए परपेंडिकुलर की जब आप बात करेंगे तो आप में से सारे बच्चे जानते हैं कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बोले तो डीवी बाई डी। ए बच्चा, ए बच्चा, ए बच्चा, ए बच्चा, तेरे को समझाया गया कि एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट का तीन मतलब, या तो स्पीड बढ़ेगी, या तो स्पीड घटेगी, या तो वी कैप, बोले तो स्पीड का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंजेज। अरे वी कैप घोंचू, अरे इसका मतलब है वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल चेंज यानी स्पीड विल चेंज। चेंज तो दो तरह का हो सकता है, या तो बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। और ये वी कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेलोसिटी। तो मेरे भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन विल चेंज, तो हम बोलेंगे पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग। हाय हाय, हाय हाय। अब सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना। अब यहां इस नेट एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर है। तो हम समझेंगे कि पैरेलल वाली वेलोसिटी का क्या चेंज कर रहा है और परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी का क्या चेंज कर रहा है। क्योंकि ए पैरेलल अगर एक्सेलरेशन है तो वो वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन लाएगा, ये परपेंडिकुलर भी अगर कोई एक्सेलरेशन है तो ये परपेंडिकुलर भी वेलोसिटी में कोई चेंज लाएगा। तो अब हम समझना चाहेंगे कि ए परपेंडिकुलर क्या परिवर्तन लाएगा और ए पैरेलल क्या परिवर्तन, क्या चेंज लाएगा। समझ में नहीं आई बात? हाय हाय, सुनो सुनो सुनो, सुनो ना। अब वही बात हम आपसे अब करने जा रहे हैं, है ना, हम वही बात अब से अब करने जा रहे हैं कि भाई ए पैरेलल क्या है और ए परपेंडिकुलर क्या है। चलो भाई ठीक है, ठीक है, समझते हैं मेरे भाई। केस वन क्या? अगर मान ले पार्टिकल बिचारी स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही है, हाय हाय, मैंने बोला ये वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन जो है ए कैप इज प्लस माइनस वी कैप। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? समझ नहीं आया ना बच्चे? मैंने बोला कि वेलोसिटी भी आगे की दिशा में है, या तो एक्सेलरेशन भी आगे है या तो एक्सेलरेशन पीछे है। ये तो समझाया तुम्हें। अरे ए कैप इज प्लस माइनस वी कैप, मानी या तो ये वी के तरफ है या तो ये वी के अपोजिट है। बच्चों आप में से सभी बच्चे बेसिक काइनेमेटिक्स जानते होंगे कि अगर एक्सेलरेशन इज अपोजिट ऑफ v, then speed decreases. Acceleration is along v, then speed increases. तो
तो यहां दो ही पॉसिबिलिटी है कि अगर ए वी के तरफ है तो स्पीड बढ़ेगी, ए वी के अपोजिट है तो स्पीड घटेगी। बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तो ये केस वन हो गया कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में या तो एंगल कितना है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, दो पॉसिबिलिटी है, या तो सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री, या तो क्या 180 डिग्री। अगर ऐसा है देन अगर 0 डिग्री होगा तो v बढ़ेगी या v घटेगी। तुम नहीं समझे? जब 0 बोला तो बढ़ता हुआ दिखाया, जब 180 बोला तो घटता हुआ दिखाया। तुम्हें समझ में आई क्या बात? अरे बोलो ना यार, बहुत आसान सी बात करा मैंने आपसे, है कोई दिक्कत तो बताओ। समझ में आई क्या बात? बोलिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो हम आपसे बात कर सकते हैं केस 2 की। केस 2, ठीक है। केस 2 आपसे क्या कहता है? केस 2 बहुत सिंपल ले रहा हूं मैं, वही वाली बात जो अभी थोड़ा थोड़ा करा था, कि मान लीजिए कि ये आपका वेलोसिटी है लेकिन ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है। एंगल कितना है? एंगल कितना है? एंगल कितना है? 90। अरे थीटा कितना ले लिया? थीटा ले लिया इस बार 90। थीटा किस किस के बीच का एंगल? बोल चुका हूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का। यानी यहां पे एक्सेलरेशन, यानी यहां पे सो ए परपेंडिकुलर ही ए है, यहां पे ए परपेंडिकुलर, ए का सिर्फ परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट, मतलब ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही है, तो इसका कोई पैरेलल कंपोनेंट तो होगा नहीं, ए पैरेलल तो 0 होगा। यानी कि जब आपका ए पैरेलल 0 होगा और ए परपेंडिकुलर ही टोटल एक्सेलरेशन होगा, तो ऐसे में पता है जब ए पैरेलल 0 है, दिस इंप्लाइज देयर इज नो एक्सेलरेशन along or opposite to velocity, ठीक है। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट। नहीं समझे? अब सोचो क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर वेलोसिटी के तरफ एक्सेलरेशन का कोई भी इफेक्ट, कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो वेलोसिटी का तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अब अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, माने ना स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड घट रही है, और तुमने अभी अभी बोला था कि सर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी तुमने बोला था कि सर अगर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, यानी कि अगर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तो या तो स्पीड में चेंज आएगा या तो डायरेक्शन में चेंज आएगा। मेरे भाई बात बहुत ही समझना आसान हो गया अब तो। अगर मैं आपसे बोलूं कि बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, अरे ये तो नॉन जीरो है, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन जीरो है और बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो श्योरली वेलोसिटी तो फिर चेंज होनी पड़ेगी ना, वेलोसिटी तो चेंज होगी। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज v वेक्टर चेंजेस, एंड v वेक्टर में v का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है। v वेक्टर में, मैंने क्या बोला, v वेक्टर में v का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, नहीं समझे? v वेक्टर में v वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा है, पर a नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब v वेक्टर तो बदलेगा, तो बदल रहा है। a नॉट इक्वल टू 0 है तो v वेक्टर बदलेगा, और v वेक्टर में v वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, इसका मतलब सो v कैप चेंजेज।
समझ में नहीं आई बात? ए नॉट इक्वल टू 0 तो वी वेक्टर बदलेगा। वी वेक्टर में मैंने श्योर कर लिया इस डिस्कशन से कि वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, तो बचा क्या? बचा उसका डायरेक्शन। अब भी समझ में नहीं आया? अरे भाई बात समझो कि जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर होगा तो समझना है कि डायरेक्शन विल चेंज। हाय हाय, अब बच्चा सोचेगा कि सर वेलोसिटी जब उसकी डायरेक्शन बदलेगी तो हम बोलेंगे कि भाई ए परपेंडिकुलर वी के तो सर्कल करेगा। अरे घोंचू, बात तुम सही कह रहे हो। अगर सर्कुलर मोशन है तो हर एक इंस्टेंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, लेकिन क्या सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही हर एक इंस्टेंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है? अगर कर्वीलिनियर मोशन होगा तब भी तो डायरेक्शन बदलेगी रे, हैं? नहीं समझे? तो खाली डायरेक्शन वेलोसिटी का हर एक इंस्टेंट पे सर्कुलर मोशन में ही थोड़े बदलती है, और भी तो एग्जांपल्स हैं। तो ए वी के परपेंडिकुलर होने से यह तय है कि स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगी। बट इसका यह मतलब नहीं है कि अगर वेलोसिटी ए के परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर करेगा। नहीं, ये गलत बात है। वी ए के परपेंडिकुलर होने से या ए वी के परपेंडिकुलर होने से आपका सर्कुलर मोशन करेगा ये नहीं है। हाँ, कर्वी पाथ पे चलेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा, ये सही बात है। हाँ, ए वी के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ अगर वी स्क्वायर बाई ए कांस्टेंट आएगा हमेशा, then we can say कि yes, particle will perform in circular motion, और उसमें भी यूनिफॉर्मली होगा, स्पेशली होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी हम लास्ट में ये भी बात करेंगे यूनिफॉर्म कब, नॉन यूनिफॉर्म कब, यही वाली बात उसमें आएगी कि अगर v a के परपेंडिकुलर है एंड v स्क्वायर अपॉन a इज कांस्टेंट, देन इट विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में? अरे बोलो ना यार। और नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? नॉन यूनिफॉर्म के केस में भी वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर, तो ठीक है, उसके लिए एक ए पैरेलल आ जाएगा, वो पैरेलल स्पीड को चेंज करेगा। देखेंगे यार, डोंट वरी। मेरे भाई अब आगे बढ़ते हैं। केस 2 समझ में आया होगा, अब केस 3 की बात करते हैं। आजा, केस 3 क्या केस 3 है? केस 3 क्या है मेरे भाई? बात सुन, सुन सुन। केस 3 में वही बात कि इधर V है और इधर A है। अब जनरलाइज बात हो गई, ये एंगल थीटा। अब बात जनरलाइज हो गई, ये एंगल थीटा। इधर हो गया A पैरेलल, इधर हो गया A परपेंडिकुलर। ठीक है क्या मेरे भाई? अभी अभी तुमने बात किया, बताओ, अगर ये V है, अगर ये तोड़ तोड़ के बात करो, अब अगर ये V है और अगर इधर A पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज A पैरेलल स्पीड में परिवर्तन लाएगा। और यहाँ स्पेशली अगर देखें तो ए पैरेलल जो है वो बेसिकली वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बोले तो स्पीड का वैल्यू को बढ़ा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है ना? ठीक है। एंड दूसरा पार्ट भी आपने पढ़ा, मैंने बोला ये V है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये V है, और आपने बोला कि ये सर A परपेंडिकुलर है। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो ये वाला भी तो अलग से अभी अभी आपने पढ़ा था, अभी पढ़ा ना आपने? नहीं पढ़ा आपने? अभी तो पढ़ा। कहाँ गया? कि अगर V A के परपेंडिकुलर होगा तो डायरेक्शन बदलेगा, है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि A परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज A परपेंडिकुलर क्या करेगा? वेलोसिटी की दिशा बदल,
में परिवर्तन लाएगा, परिवर्तन लाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, ए पैरेलल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड, चेंज इन, एंड यहाँ लिख सकता हूँ ए परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बात समझ में आई क्या? आशा करते हैं समझ में आया होगा भाई, हैं? बोलो भाई, कोई दिक्कत? बोलो, है कोई दिक्कत तो? अरे यार ये क्या हो रहा है? ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? ये दो बात ध्यान में रखना है। यानी क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? समझ में ये आना चाहिए आपको कि थीटा ना तो 0 डिग्री है, थीटा ना तो π/2 है, ना तो थीटा पाई है। π/2 मतलब 90 डिग्री और पाई मतलब 180 डिग्री। थीटा 0 डिग्री होगा, स्पीड चेंज होगा, स्पीड बढ़ेगा। थीटा 180 होगा, स्पीड घटेगा। अगर थीटा π/2 होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई थीटा है तो दोनों चीज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा और स्पीड भी चेंज होगा। समझ में आया क्या? यही बेसिक कंसेप्ट है आपका सर्कुलर मोशन का, जो अभी तक आपको मैंने पढ़ाया। अब कुछ फॉर्मूले हम लेके आएंगे आपके सामने, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी यूटिलाइजेशन अच्छी खासी है 12th में। बात समझ में आई क्या? हाँ भाई, बताइए बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, हाँ भाई, ओके। अब जो है अपन बात करना चाहेंगे कुछ एंगुलर वेरिएबल्स की, है ना? एंगुलर वेरिएबल्स का मतलब भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो तो क्या कहना चाह रहे हैं एंगुलर वेरिएबल्स। एंगुलर वेरिएबल्स, मेरे भाई सुन, सुन, सुन ले, सुन, सुन ले। एंगुलर वेरिएबल्स, ए सुनो, एक्चुअल में जब बच्चों यार आप सिर्फ लीनियर मोशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में आपने क्या पढ़ा? लीनियर या प्रोजेक्टाइल में जब भी आप बात करते हैं जब तक थीटा वटा के चेंज की बात नहीं करते, अभी तक आपने इससे पहले क्या पढ़ा कि एक ए होता है, एक वी होता है और एक एस वेक्टर होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। बच्चों यार जब पार्टिकल ना सर्कुलर मोशन या सॉरी हाँ सर्कुलर मोशन करे या रोटेशनल वगैरह करेगी, तो वहां एक और भी टर्म इंट्रोड्यूस होगी। एक होता अल्फा, एक होगा ओमेगा और एक होगा थीटा। अच्छा, नाम क्या है सर इसका, जरा बताना। लो अभी बता देता हूं। इसको अपन बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अपन बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, इसको अपन बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों के तीनों बच्चों वेक्टर्स हैं, जैसे कि ये तीनों का तीनों भी वेक्टर था। मैं क्या बोल रहा हूं कि यही तीनों क्या है आपका, यही तीनों आपका, कौन तीनों? यही तीनों आपका क्या है,
इसी यही तीनों है एंगुलर वेरिएबल्स। यही क्या है आपके भाई? यही है एंगुलर वेरिएबल्स। ठीक है, अब जरा सा जो है हम इनको डिफाइन करना चाह रहे हैं कि भाई थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है दैट इज ओमेगा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा क्या है। ठीक है, आपके सहायता के लिए मैं थोड़ी थोड़ी और भी कोई चीज लिख देता हूं। ये प्रोनाउंस्ड एज प्रोनाउंस्ड एज मैंने कैसे बोलते हैं ना, उच्चारित कैसे करते हैं, अल्फा, अल्फा, है ना। ठीक है, थीटा तो आप जानते होंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी मैं लिख देता हूं प्रोनाउंस्ड एज कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ओमेगा ना, कैसे, ओमेगा। ठीक है, समझ आ रही क्या बात? ओके नाउ अब हम चाहेंगे कि अब हम डिफाइन करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन को। बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो ना यार, ठीक है क्या? ओ चलो देखो मेरे भाई, मान ले, मान ले, मान ले एक रास्ता है, इस रास्ते पे एक गाड़ी ऐसे जा रही है, हाय हाय, हाय हाय, इसकी वेलोसिटी इधर है, आगे जा रही है भाई, और तू 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 बेचारा, तू बेचारा यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, ये कौन है? तू, तू, यू, आप हैं, आप मेरे भाई, समय बदल रही है। अच्छा, तो सर क्या हुआ? समय के साथ, समय के साथ ये कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, यानी यानी कभी इसका पोजीशन वेक्टर आपके रिस्पेक्ट में ये, तो कभी ये, तो कभी ये, हाय हाय, तो कभी ये। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है कि जैसे जैसे ये आगे जाएगी, जैसे जैसे ये आगे जाती जाएगी, वैसे वैसे, वैसे वैसे देखो इक्वल इक्वल गैप लिया है, वैसे वैसे इक्वल टाइम में, वैसे वैसे इक्वल टाइम में इसका, वैसे वैसे इक्वल टाइम में इसका, ध्यान से देखो, एंगल स्वेप्ट जो है वो कम होती जाएगी। आप नहीं समझे, आप नहीं समझे। देखो ये इक्वल गैप ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा अगर और सिमेट्री लेना चाहूं तो आप देख सकते हैं, वैसे इतनी मेहनत की तो शायद जरूरत नहीं है। देखो देखो देखो, ये गैप x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, सारा गैप बराबर ले रहा हूं, लेकिन देखो ना, x1 x2 x3 x4 x5, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x4 बराबर x5। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्पीड लिया था कांस्टेंट, एक घोंचू। अगर स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल इक्वल डिस्टेंस चलेगा। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है एंड चूंकि v कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, सो t1 बराबर t2 बराबर t3 बराबर t4 बराबर t5। तुम्हें समझ में नहीं आया? अरे भाई, गाड़ी बिचारी कांस्टेंट रफ्तार से आगे जा रही थी, जा रही थी, तो कांस्टेंट रफ्तार का क्या मतलब? कांस्टेंट रफ्तार, कांस्टेंट स्पीड का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है तो हर एक सेकेंड में 5 मीटर चलेगा। पहला एक सेकंड में 5 मीटर, दूसरा एक सेकंड में 5 मीटर, तीसरा एक सेकंड में 5 मीटर, चौथे एक सेकंड में 5 मीटर, यानी इक्वल इक्वल
पहले 2 सेकंड में 10 मीटर, दूसरे 2 सेकंड में 10 मीटर, तीसरे 2 सेकंड में 10 मीटर, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मैंने क्या बोला, गाड़ी की रफ्तार कांस्टेंट है और x1 x2 x3 x4 x5 अगर बराबर हो, माने x1 चलने में समय, x2 में चलने में समय, x3 में चलने में समय, x4 चलने में समय, x5 चलने में समय, ये सारे टाइम क्या होंगे, इक्वल होंगे। हाय लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई, मैंने बोला θ1 θ2 θ3 θ4 θ5, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इधर से इधर, वैसे वैसे थीटा घट रही है। नहीं तो थीटा घटने का क्या मतलब, अरे मैंने क्या बोला, तुम समझे ही नहीं, एक्चुअल में समझे ही नहीं, तुम समझे नहीं। टोटल एंगल स्वेप्ट, थीटा टोटल तो बढ़ी, लेकिन थीटा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल नहीं समझे, इंडिविजुअल थीटा इंडिविजुअल मतलब θ1 θ2 θ3 θ4 θ4 5, ये सब क्या हो रहा है, घट रहा है, नहीं समझे। चलो मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, ये तो थीटा हो गई। तो ये टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, ये टोटल मान लो थीटा है, थीटा है, क्या है, थीटा। तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, टिल कब तक, टिल t5, t5 तक ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन सुनो, लेकिन सुनो, लेकिन सुनो, t1 t2 t3 t4 t5 में क्या क्या हुआ, इस यहां तक, इस t0 से t1 तक θ1, t1 से t2 θ2 θ3 θ4 θ5, यही तो लिया, यही तो लिया है, यही तो लिया। ये t1 टाइम, यहां तक पहुंचने में t2, यहां तक पहुंचने में t3, यहां तक पहुंचने में t4, और ये t5, और ये t इक्वल टू 0 जब तूने देखना शुरू किया था फिजिक्स में। t इक्वल टू 0 का मतलब जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि ध्यान से देख, ये सब तो बराबर हैं, लेकिन ये बड़ा, ये से भी बड़ा, ये से भी बड़ा, ये से भी बड़ा, ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा θ5। यानी कि क्या हो रहा है, सुन सुन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आ गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कह सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेट एंगल, एंगल स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट बाय, स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट कौन था, कार, with respect to, with respect to, with respect to observer, ऑब्जर्वर कौन थे, आप ऑब्जर्वर थे ना। तो कहने का मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली एंगल स्वेप्ट बाय ऑब्जेक्ट, एंगल स्वेप्ट बाय ऑब्जेक्ट, एंगल स्वेप्ट बाय ऑब्जेक्ट, angle swept by position vector of object, position vector of object, position vector of object, position vector of object, position vector of object with respect to observer. And you can see, and you can see मेरे भाई, you can see कि आप देख रहे हैं कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में एंगल स्वेप्ट बराबर नहीं है। जब हर एक इक्वल टाइम में एंगल स्वेप्ट बराबर नहीं है, यानी कि अगर θ1 ज्यादा θ2 से, θ3 ज्यादा θ2 ज्यादा θ3 से, फिर θ4 θ5, इसका मतलब बच्चा सुन, अब जब ना dθ1 बाई dt लूंगा,
डी थीटा 2/dt लूंगा, डी थीटा 3/dt लूंगा, डी थीटा 4/dt लूंगा, डी थीटा 4/dt लूंगा, डी थीटा 5/dt लूंगा। तो सुनो सुनो ना, सुनो ना, ये कौन है, ये कौन है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टिल टाइम t1। ओ भाई, ओ भाई, यानी एक्चुअल में क्या हो रहा है? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t2 टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t3 टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t4 टाइम, t5 टाइम। सबसे ज्यादा dt तो इक्वल है रे, लेकिन θ1 ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये सबसे कम। क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? मतलब इसी को, अरे 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 इसी को ओमेगा बोलते हैं रे। ओमेगा 1 सबसे ज्यादा, ओमेगा 3, ओमेगा 4 से ज्यादा, ओमेगा 4, ओमेगा 5 से ज्यादा। समझ में आया कुछ? कहने का मतलब ये है कि एंगुलर स्पीड शुरुआत में ज्यादा था, बाद में कम है। कहने का मतलब, मैं ऐसे कार को देख रहा था, एकदम कार सीधे देख रहा था, ऐसे कर रहा हूं भाई। मान ले मैं यहां रास्ते पे खड़ा हूं, एकदम रास्ते से सटा खड़ा हूं, बिल्कुल है, बस का इंतजार कर रहा हूं, और कोई लाल सी स्कूटी सामने से जा रही है, प्यारी सी स्कूटी। बात समझ में आ रही है क्या? अब बड़ी स्पीड में जा रही है भाई, ये ऐसा समझो चल नहीं रही है, उड़ रही है। अब जा रही है तो झटाक से ऐसे देखेगा, ऐसे, और जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे तेरा मुंडी घुमाने का रफ्तार स्लो हो जाएगा। पहले तो झटाक से घुमाएगा, फिर ऐसे देखेगा। समझ में नहीं आया? देख ना, ऐसे देखेगा। तू, तेरे को एग्जांपल देता, तूने अगर ट्रेन में सफर किया है, तो ट्रेन में जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो दिन के टाइम में जब आप खिड़की से बाहर देखेंगे, तो ट्रेन मान लो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही है। वी आर अज्यूमिंग कि कुछ टाइम तक स्ट्रेट पे चल रही है, ताकि कंफ्यूजन कम हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने समझाने के लिए पहले तो स्ट्रेट पे चलता हुआ पार्टिकल लिया, लेकिन ऑब्जर्वर ऐसे लोकेशन पे और इस तरीके से पोजिशन वेक्टर बदल रही है कि आपको अपीयर क्या होगा, वी विल सी अपीयर क्या होगा, हम देखेंगे। सुनो, दूर आम का पेड़ है, बहुत दूर है, नहीं, बहुत दूर जो आम का पेड़ होता है, उसको देखने के लिए आपको मुंडी ऐसा ऐसा करना ही नहीं पड़ता। बहुत दूर ट्रेन जाती रहती है, तब भी आप ऐसे रहते हैं, तब भी आम का पेड़ कवर हो जाता है। लेकिन बगल में जो पोल होते हैं बिजली का, वो ठर 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 भाग रहा होता है। अरे अरे, एक्चुअल में क्या हुआ, जो आपके क्लोज था, जो आपके क्लोज था, ये आपकी ट्रेन, ये आपकी ट्रेन, ठीक है। मैं क्या समझा रहा हूं, मैं क्या समझा रहा हूं, ये पोल्स, ये पोल्स, आदमी जैसा ही पता नहीं मैंने बना दिया, ये पोल्स मान लो, ये पोल्स जो एकदम बगल में है ना। इस पोल को देखोगे, अगर तुम मान लो तुम यहां पे हो, तो ये सीधा दिखा, फिर ये, 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 फिर ये। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? शुरुआत में ज्यादा एंगल, बाद में कम एंगल। तो इस पोल को देखने के लिए भी क्या होगा, आपका आहिस्ता आहिस्ता मुंडी घुमाने का रफ्तार तो कम होगा, लेकिन जो दूर है, कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ थीटा का जो चेंज है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। थीटा में जो परिवर्तन आ रहा है, मतलब आप मेरी बात नहीं समझे, पहले t1 में थीटा अगर 30 डिग्री चला, तो दूसरे t1 में 30.0001 डिग्री चला। नहीं समझे आप बात? चौथे में 30.0002 डिग्री चला। बात नहीं समझे? कहने का मतलब, जब आप दूर के समान को देखिएगा, तो दूर के समान को इक्वल टाइम में, अगर आप इक्वल दूरी, आपका ट्रेन मान लो कांस्टेंट स्पीड से है और आप जा रहे हैं, अब दूर में आम का पेड़ है, तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में जो एंगल का गैप होगा वो नियरली सेम आएगा। यानी पहले दूर वाले के लिए, दूर वाले के लिए अगर हम बात करें, तो मान ले एक सेकंड में बात करते हैं, एक सेकंड में, पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड। पहले 1 सेकंड में मान ले 30 डिग्री एंगल चला, तो दूसरे 1 सेकंड में 30.001 डिग्री चला। दूसरे में क्या चला, 30.002 डिग्री चला। अगले 1 सेकंड में
30.003 डिग्री चला। बात नहीं समझे आप? मतलब दूर वाले के लिए भी इक्वल टाइम में एंगल का डिफरेंस तो आ रहा है, ट्रैवल्ड एंगल का डिफरेंस, स्वेप्ट एंगल का डिफरेंस, बट वो डिफरेंस ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रही है, कम कम चेंज हो रही है। लेकिन जो बगल वाली थी, बगल वाली के लिए, बगल वाली के लिए, बगल वाली जान मार ली, देख बगल वाली, बगल वाली है, बगल वाली जान नहीं मारती है, बगल से गुजरा, हाय ऐसे जो घूमता है कहीं बे गर्दन में चोट आ सकता है बे, समझा क्या? है ना, इसलिए संभल के घूमना, है ना, वरना अगले बाल जो घूरने जैसा नहीं रहेगा। है बगल वाली, बगल वाली के लिए पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड, चौथा 1 सेकेंड, पांचवा 1 सेकेंड। पहले 1 सेकेंड में अगर 30 डिग्री, तो दूसरे 1 सेकेंड में मान ले 32 डिग्री, तीसरे 1 सेकेंड में 35 डिग्री, चौथे 1 सेकेंड में 38 डिग्री, कुछ इस टाइप से। यहाँ जो चेंज हुआ ड्रास्टिक चेंज है, ठीक ठाक चेंज हो रहा है, नहीं समझे? तो इसीलिए आप जब ट्रेन से जाते हैं तो बगल का पोल झट से गुजरता है और दूर का आम का पेड़ आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा लगता है कि हाँ आराम से देख रहे हैं, उसको देखने के लिए मुंडी ज्यादा घुमाना ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए पास की चीज जाती हुई तेज लगती है और दूर की चीज जाती हुई स्लो लगती है। तो आई थिंक आपको जो है चीजें समझ में आई होंगी कि यस, थीटा इज एंगल स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एंड एंगल स्वेप्ट का जो रेट होगा वो बेसिकली क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। यानी दूर वाली के लिए, दूर वाली के लिए डी ओमेगा अपॉन डी टी, कौन दूर वाली, कौन दूर वाली, और ये डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा क्यों होगा बच्चे, थीटा बोलोगे ना, तुम तो बोल नहीं सकते हो। डी थीटा अपॉन डी टी दूर वाली के लिए, और डी थीटा अपॉन डी टी करीब वाली के लिए, बगल वाली के लिए ये ज्यादा है, और डी थीटा अपॉन डी टी दूर वाली का क्या है, कम है। इसलिए दूर वाली को देखने के लिए मुंडी स्लो घुमाना पड़ता है, पास वाली को देखने के लिए मुंडी तेज घुमाना पड़ता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बात समझ में आई क्या मेरे भाई? अब जब आपको ये बातें समझ में आ गई हैं कि भाई थीटा क्या है और ओमेगा क्या है, तो अगला डेफिनेशन हम ले सकते हैं कि भाई ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, जब थीटा ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो वो तो इंक्लूड हो गया है अब कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट फलाना डिमकाना, यानी कि ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, बोलो यूनिट, बोलो बोलो यूनिट, बोलो क्या होगा रे? थीटा का होता है रेडियन और टाइम का सेकंड, तो हम ले लेंगे यूनिट। यूनिट क्या लेंगे बच्चा? यूनिट ले लेंगे रेडियन पर सेकंड। चिंता ही मत करो इस बात पे, रेडियन क्या ले लेंगे? रेडियन पर सेकंड। समझ में आई क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, नो प्रॉब्लम। आप बोलोगे सर इसका डायरेक्शन के लिए बताओ, डायरेक्शन के लिए बताओ, सोचो क्या डायरेक्शन होगा? जो चेंज इन थीटा का डायरेक्शन होगा। समझ में आई क्या बात? बहरहाल चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, उसी बात का ध्यान रखते हैं जितना 12th में रिक्वायरमेंट है। और हम अगर इससे आगे बढ़ के थोड़ा सा आपसे बात करें तो एक डेफिनेशन मुझे और चाहिए जिसको अपन एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है? क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन भाई? एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, बोल सकते हो क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन इस बात खत्म। घर घर बच्चे बच्चे को इतना तो चमक गया होगा अब कि यार जब थीटा का रेट ऑफ चेंज ओमेगा, तो ओमेगा का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखो इसमें एक एवरेज और इंस्टेंटेनियस आएगा, ठीक है क्या? तो आई थिंक ये बात अगर मैं ना भी लिखूं तो शायद आप इतने तो समझदार होंगे कि अल्फा एवरेज के लिए क्या होगा, अल्फा एवरेज
अल्फा एवरेज के लिए डेल्टा ओमेगा वाई डेल्टा टी। अब फॉर्मूला मेरे भाई ध्यान में रखो, जब इसका एप्लीकेशन होगा मास्टर तुम्हें सिखाएगा कि देखो ये फॉर्मूला है, मैं तो बस इतना ही बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन में एप्लीकेशन 12 का देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये इंस्टेंटेनियस है ओमेगा, कुछ ना बोला जाए तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस ही है, अब बड़े बन जाओ आप, लेकिन ओमेगा एवरेज की बात करें अगर तो इट विल बी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यानी थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है, समझे क्या? तो इसका अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा बच्चों? यूनिट रेडियन, हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अरे ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, नीचे टाइम तो रेडियन पर सेकेंड इज रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। समझ में नहीं आया? बोलो भाई, क्लियर है क्या यहां तक बात? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे और इनके बीच कुछ जो है एकदम महत्वपूर्ण संबंध देखेंगे हम। बोलो रे, बड़े आगे। चलो चलो नेक्स्ट। भाई सुन 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 ले, सुन सुन मेरे भाई, मान ले मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मैंने बोला, मैंने क्या बोला? मैंने बोला, मैंने बोला, मैंने बोला, क्या बोला? मैंने बोला कि 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 कुछ डेल्टा थीटा एंगल चला और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? ये T1 टाइम और ये T2 टाइम, तो T2 माइनस T1 को मैंने डेल्टा टी माना। क्या माना? तो डेल्टा टी में डेल्टा एस चला। अरे यार बोलो ना, कितना चला? डेल्टा एस और डेल्टा थीटा एंड डेल्टा थीटा एंगल मुड़ा मुड़ा। बोलो ना रे। अब सुनो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या 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 मैं बोल सकता हूं कि भाई डिस्टेंस ट्रेवल डेल्टा एस बराबर क्या बोल सकता हूं रे? तुम्हें पता है एंगल का डेफिनेशन तुमने पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में। एंगल बराबर, एंगल बोले तो डेल्टा थीटा बराबर पढ़ा होगा। आर्क लेंथ इज डेल्टा एस अपॉन रेडियस। पढ़ा है क्या? मत बोलना नहीं पढ़ा हूं, थप्पड़ लगाऊंगा किसके। क्या हो जाएगा? क्या यहां से डेल्टा एस बराबर डेल्टा थीटा इंटू आर कह सकते हो? अगर तुम ऐसा कह सकते हो तो तुम कह सकते हो डेल्टा एस से डेल्टा टी डिवाइड किए तो डेल्टा थीटा से डेल्टा टी डिवाइड किया और यहां आर। ए सुरमा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डी कौन है? बोलो, कहीं तो तुमने पढ़ा है। ये कौन है? ये कौन है? ये डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। और कौन? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा डी इज ओमेगा और ये आर। तो देखो एक संबंध आ गया, ओमेगा बराबर वी बाई आर। लेकिन थोड़ा सा और आपको इंफॉर्मेटिव ये बना देता हूं बच्चा, यहाँ स्पेशली मैंने सर्कुलर लिया है पाथ। अगर हमने सर्कुलर पाथ लिया है तो आप में से हर बच्चा इस बात को समझ सकता है कि हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह हर जगह वेलोसिटी एंड रेडियस क्या रहने वाला है? परपेंडिकुलर। तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए, चूंकि इस चीज को जब 11th में आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाता है तो कई सारे इलस्ट्रेशन लेके चीजों को बहुत ज्यादा क्लियर वे में समझाया जाता है। तो अपन तो यार 11th की चीजें ईयर लॉन्ग थोड़े पढ़ रहे हैं, अपन तो उतनी ही बात को जहन में रखना चाह रहे हैं अपना, जिससे कि हमारा 12th में जो है 11th के वजह से स्ट्रगल ना करना पड़े हमें। समझ में आ रही क्या बात? तो मेरे भाई मैं क्या बोल रहा हूं, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आप इस सवाल को मोर इंफॉर्मेटिव, इस वाले फॉर्मूले को ऐसे बनाओ कि v एक्चुअल में v परपेंडिकुलर है। v कौन है? v परपेंडिकुलर, यानी कि मैं कह सकता हूं
कि v परपेंडिकुलर इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या कह सकता हूं, v दिख रहा है क्या, पक्का दिख रहा है, पागल तो नहीं हो रहा है, v perpendicular is the component of velocity, तेरे नैना perpendicular to radius। ठीक है भाई, समझ में आएगा, नहीं आया समझ, बोल भाई, बोलो। चलो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है क्या, हमें बस उतनी बात आपसे करना है जितना आपके रिक्वायरमेंट की है। तो ये संबंध आपको समझ में आया होगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, वी परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अच्छा रेडियस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, ऑब्जर्वर तुम हो, यहाँ पे तुम ऑब्जर्वर हो, है ना, पार्टिकल चल रही है भाई, तो यार रेडियस तो यार क्या हो गया, तेरे से पोजीशन वेक्टर हो गया ना ऑब्जेक्ट का, तो इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में कह सकता था परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, जनरलाइज करने के लिए, क्योंकि स्पेशली सर्कल की बात कर रहे हैं तो रेडियस हमने बोल दिया, है ना। लेकिन अगर तुम इस वाले सिचुएशन में देखोगे तो यहाँ जो ये एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे तेरे को क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके आर के आर के आर के आर के आर के, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है क्या? तो बहरहाल मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना, मैं आपको फुल थोड़े पढ़ा रहा हूँ सर्कुलर मोशन, मुझे पता है कितना आपके काम में आएगा और कितना आपको ध्यान में रखना है, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। मैं तो बस ये चाह रहा हूँ कि आप 11th के पाप की वजह से 12वीं में स्ट्रगल ना करें, ठीक है, क्योंकि एक बार फिर 12वीं खराब हो जाएगा तो ना 11th रिवाइज करने का आप में मोटिवेशन बचेगा और ना आपका सिलेक्शन की थोड़ी भी कोई चांसेस बचेगी। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, दिस इज वाई हमने ये सीरीज लेके आया सेतु बैच करके, जिससे कि आप मिनिमम इतने चीज़ों का ध्यान रखें 11th के पोर्शन का, जिससे कि 12th में आपको 11th की वजह से स्ट्रगल ना करना पड़े। समझ में आई क्या बात? चलो जी बढ़े आगे मेरे भाई। तो अब बात करेंगे, क्या बात करेंगे बताओ, बताओ क्या बात करेंगे। सुनो, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे एक्चुअल में, अब कुछ कंक्लूड करते हैं। एक बात होती है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स समझाता हूं, तो एक्सेलरेशन भी इसी के साथ इंक्लूड हो ही जाना है, बाबा के लॉ से, न्यूटन बाबा। आ जाओ आ जाओ, सुनो देखो, ठीक है, बात समझो क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सुनो, जाहिर सी बात है आप में से हर एक बच्चे को यह बात समझ में आ रही है कि जो पोर्शन में आपको यहाँ पे कवर करवा रहा हूं एक्चुअल में मैकेनिक्स है, ओके। एंड मैकेनिक्स में तो आपके कितने फोर्सेस हैं, mg, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, 5 फोर्स, इससे ज्यादा फोर्स अपन डील ही नहीं करते हैं मैकेनिक्स में। तो मेरे भाई ये पांचवा कोई फोर्स, छठा कोई फोर्स है क्या सेंट्रीपिटल कोई? ना 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 ना, ना। एक्चुअल में आप बात समझना, ए सुरमा मान ले ये छत है और रस्सी से एक एम मास का ब्लॉक लटका है, हाय 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 हाय। जब मैं इस एम मास के ब्लॉक का बीडी बनाऊंगा बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो क्या इस पे टेंशन ऊपर दिखाऊंगा, क्या mg नीचे दिखाऊंगा? ए सुरमा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि टेंशन को कोई बच्चा बोले अपवार्ड फोर्स, क्या बोले, ऊपर लग रही है ना अपवार्ड फोर्स, तो क्या अपवार्ड फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स आ गया फिजिक्स में? ना ना, ये टेंशन चूंकि ऊपर लग रही है तो इसलिए उसको मैंने नाम दे दिया अपवार्ड। सिमिलरली जब ये mg डाउनवर्ड लग रही है तो कोई बच्चा अगर ऐसे पुकारे डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या आप उसको डांट सकते हैं?
नहीं। क्या आप उसको गलत बोल सकते हैं? नहीं। जस्ट लाइक दैट मेरे भाई, जस्ट लाइक दैट मेरे भाई, जस्ट लाइक दैट मेरे भाई, जस्ट लाइक दैट मेरे भाई। मान ले यहाँ कोई सर्कुलर पाथ है। क्या है ये? क्या है ये? कोई सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल, देखना ध्यान से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। अब मेरी बात सुनना, अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी है, कांस्टेंट की भी बात अभी हटा देते हैं फिलहाल, तो अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी है, तू सर्कल करता हुआ देख रहा है, तो जाहिर सी बात है ओरिजिन पे है मेरे भाई। मैं क्या बोल रहा हूं, इसकी पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगी, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज जहां पे ऑब्जर्वर है। क्योंकि अगर कोई पार्टिकल सर्कल कर रहा है तो हर किसी को सर्कल करता हुआ दिखेगा, यह जरूरी नहीं है। मोशन इज रिलेटिव टर्म। एक गाड़ी सर्कुलर पाथ कर रही है, मेरे को दिख रही है, और जो उस गाड़ी में बैठा हुआ उसके लिए तो गाड़ी रेस्ट में है। समझता है ना? समझता है ना? तो कोई पार्टिकल मोशन किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है मोशन में, तो इसके लिए आपको ऑब्जर्वर डिफाइन करना यहां पे लाजमी हो जाता है। बिल्कुल, मैंने बोला कहां है ऑब्जर्वर? सेंटर पे है। चलो ज्यादा नहीं करते हैं बात मेरे भाई। क्या तुम यहां पे देख पा रहे हो? क्या देख पा रहे हो कि यार अगर अगर ये पार्टिकल सर्कल कर रही है तो लगातार इसकी दिशा बदल रही है, लगातार वी कैप, V1 कैप, V2 कैप, V3 कैप, ऐसे क्यों कह रहा हूं बे? V4 कैप, V5 कैप। चलना V को कांस्टेंट ही ले लिया, नहीं तो तू पागल हो जाएगा। तू बोलेगा सर V अलग इसलिए ले रहे हैं कि स्पीड बदल रही है ना। चल तेरे को मैंने फिक्स कर दिया, बिल्कुल ले, स्पीड बदल ही नहीं रही है, यानी V स्पीड के बदलने की वजह से नहीं बदल रही है, स्पीड तो बदल ही नहीं रही है। तो V वेलोसिटी स्पीड के बदलने से कैसे बदलेगी जब स्पीड बदल ही नहीं रही है? यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्शन में चेंज की वजह से आ रहा है। क्या लगातार डायरेक्शन बदल रही है? यस यस। कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं है जहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन उस मोमेंट तक सेम रहा होगा। हर एक मोमेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है। अगर हर एक मोमेंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट है तो मास्टर ने अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू किधर होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होना चाहिए। समझ में आया क्या? क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। हाय 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 हाय। ए सुरमा, सुरमा, जब मैंने बोला कि v कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो तू पढ़ के आया है कुछ देर अभी अभी पहले कि टोटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। यानी कि मैं बोलूंगा कि जब पार्टिकल यहां पे है तो एक्सेलरेशन इधर, जब पार्टिकल यहां पे है तो एक्सेलरेशन इधर, जब पार्टिकल यहां पे है तो एक्सेलरेशन इधर। नहीं समझे? जब पार्टिकल यहां पे है तो एक्सेलरेशन इधर, वेलोसिटी इधर। नहीं समझे? तो हर जगह पे आप अगर ध्यान से सोचें, ध्यान से सोचें। अच्छा एक बात तो देखने वाली है, एंगल 90 तो होगी ही, एंगल 90 तो होगी ही, क्योंकि ये जो रेडियल डायरेक्शन में या सेंटर के तरफ जो आपका एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टोटल क्या कर रहा है? v के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, क्योंकि स्पीड तो आपने कांस्टेंट लिया था, v का मैग्नीट्यूड क्या लिया था? कांस्टेंट। बात समझ में नहीं आई? तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि इस वाली एक्सेलरेशन को a जो यहाँ पे है, इसको, इसकी जो वैल्यू होती है ये होता ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस r, छोटी r लिया है तो r ले ले, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा बराबर v बटे r, तो v स्क्वायर बाई r स्क्वायर इंटू r, बोले तो v स्क्वायर बाई r। बात समझ में आई क्या? तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि
ए सेंट्रीपिटल बराबर ओमेगा स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बाई आर। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है क्या, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में ए कौन है, ए सी इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस सेंट्रीपिटल क्यों नाम दिया, बिकॉज ये टुवार्ड्स क्या है, ए टुवार्ड्स क्या रे बोलो, अरे जब तुम ये बात लिखते हो ऐसे, कौन सी बात, ये वाली बात जब तुमने ऐसे लिखा, तुमने एसेंशियली यही ना बोला, इस बात का यही तो मतलब है कि ए इज टुवार्ड्स सेंटर, तो इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझ में नहीं आया, तुम्हें ये समझना है क्या कि AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कैसे हुआ। बोलो भाई, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर आर कैसे हुआ, ये समझना है क्या, यहां से काम नहीं कर सकते। ये जो आया था ओमेगा बराबर बी परपेंडिकुलर आर, आप इस चीज को याद रखिए। ज्यादा मैं अगर डिटेल में डेरिवेशन में गया तो चूंकि टाइम टेकिंग होगा, तो एक लेक्चर में चीजें हमें क्लियर करनी है, तो जाहिर सी बात है अपन नहीं कर रहे हैं, और हमें पता उस डेरिवेशन से आपका कुछ आने जाने वाला है भी नहीं, ठीक है क्या। तो मेरे भाई मेरा कहने का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पे वी परपेंडिकुलर एम्फेसाइज कर लो, वी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज जो है वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर अपॉन आर में समझ में आ ही रहा है कि वी इज वी परपेंडिकुलर, चूंकि स्पेशली हम सर्कुलर के ही केस देखने वाले हैं, इसलिए समझ में आएगा। अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब जो ये वाली जो चीज देख रहे हैं ना कि v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और सर्कल कर रहा है ना, एंड v कैप इज चेंजिंग, यही है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ओहो, यही क्या है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब पार्टिकल सर्कल कर रहा हो लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, स्पीड का कांस्टेंट हो, है ना, सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम ध्यान से समझें तो बच्चा सुनो ध्यान से, एक्चुअल में यार, एक्चुअल में बात समझो, एक्चुअल में आप बात समझो कि बात ऐसी है कि ये ए परपेंडिकुलर या यही ए परपेंडिकुलर ये सेंटीपिटल है जो वी स्क्वायर बाई आर रेडियस है ना, और ये ए पैरेलल है ना। ए पैरेलल क्या होगा, एक्चुअल में ए पैरेलल होगा डी वी अपॉन डी टी, यानी डी वी अपॉन डी टी, बोले तो डी ऑफ डी टी, डी टी ऑफ स्पीड। अरे अभी अभी तो पढ़ा आपने कि ए पैरेलल रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, एंड ए परपेंडिकुलर इज वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा इन सब का यार नेट, इन सब का नेट, इन सब का नेट क्या होगा, ये वाली, अरे यार इन सब का नेट तो ये होगा ना, ये तो नेट है, ये नेट है ना यार, इधर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होगा, क्या होगा बोलो, बोलो कि ये नेट एक्सेलरेशन है, बोलो ये कौन है,
नेट एक्सेलरेशन। अब अगर तू ध्यान से देखेगा तो तेरे को दिखेगा, तेरे को दिखेगा, तेरे को दिखेगा, अरे यार टेढ़ा हो जा रहा बार बार, चल हटा यार, दिल पे नहीं लेंगे। तेरे को दिखेगा कि ए नेट का मैग्नीट्यूड इज रूट ओवर ए सी का स्क्वायर प्लस ए पैरेलल, हाय 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 हाय, इसको एटी बोलेंगे, एटी का स्क्वायर। ए देखो रे, इसका दूसरा नाम है एटी, बोले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब क्यों बोला साहब, ये नया टर्म लेके क्यों परेशान कर रहा है? अभी अभी तो बोला था कि उतना ही बताएंगे जितना काम का है। अरे घोंचू, कुछ नया बताया कहा मैंने अभी? देख 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 देख, चल यही समझाते हैं। अगर एक्सेलरेशन का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वेलोसिटी का अगर उसके तरफ होता या उसके उल्टा होता तो ये टेंजेंट ही तो है पाथ पे, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नहीं समझे तुम? आओ ना यार, थोड़ा और अच्छे से समझा देते हैं, क्या ही दिक्कत है। देख, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देख देख मेरे भाई, मैं क्या बोल रहा हूं एक्चुअल में, मैं बहुत सिंपल सी बात आपसे कर रहा हूं, आप क्यों ऐसे परेशान हो रहे हैं? मान लीजिए ये वी वेक्टर है, मान लीजिए ये वी वेक्टर है। अब अगर ए एक इधर है और एक इधर है, तो ये आपका ए टेंजेंशियल है और ये ए सी है, तो नेट ए इधर है, ये वाला। नहीं समझे? तुम्हें समझ में नहीं आती ये चीजें क्या जल्दी यार? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? यही आपका तो ए नेट है। यही कौन है? ए नेट है। हाँ 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 हाँ, यही व्हाइट वाला कौन है भाई? बीच वाला, यही आपका ए नेट है। या तो पॉसिबिलिटी ऐसा भी है, या तो पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि 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 पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है लेकिन ए टेंजेंशियल इधर है, हो ही सकता है, और ए रेडियल तो इधर होगा ही, ए सेंट्रीपिटल। तो नेट एक्सेलरेशन ये है, कौन सा? ये वाला, ये ए नेट है। नहीं समझे? बात समझ में आई क्या? तो यार ये ए टेंजेंशियल या तो 180 डिग्री बना रहा है या तो 0 डिग्री बना रहा है। तो 0 डिग्री बनाएगा तो क्या होगा रे? स्पीड बढ़ाएगा। ऐसे केस में स्पीड इंक्रीजेज और ऐसे केस में स्पीड डिक्रीजेज। यही वाली चीज जो मैंने अभी लिख दिया है बातों बातों में, यही एक्चुअल में कौन है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नहीं समझे? यही कौन है आपका? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बहुत सिंपल। नहीं समझे? तो थोड़ा सुंदर करके दिखा देता हूं। यही क्या है आपका? इसकी बात हुई अभी, बोलो भाई, छोड़ो। यही आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझे क्या? कि जब स्पीड क्या नहीं होती है? कांस्टेंट। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन यूनिफॉर्म, चलो ना मैं यहीं पे हेडिंग लगा सकता हूं यार, यहीं पे हेडिंग लगा सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे ये टेंजेंशियल ले लिया है। चलो एक ही बार में बात कर लेता हूँ, क्या उतनी दिक्कत है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? कि जब बेसिकली क्या होगा कि भाई स्पीड भी चेंज होगी। तो स्पीड चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल दिस वन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल यहां से समझा, देखो ना, पाथ पे टेंजेंट है ना, पाथ पे टेंजेंट है ना, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड में चेंज लाएगा, और परपेंडिकुलर जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है, जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? अब मैं क्या बात करना चाह रहा हूं? मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं,
मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि ए नेट जो है ए सी के बराबर होगा इफ यूनिफॉर्म, बोलो रे, सर्कुलर मोशन। ए नेट विल बी रूट ओवर ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। चूंकि जब आप नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होना ही पड़ेगा, यही तो मैं कह रहा हूं, समझे? तो ये बात आपको दो ध्यान में रखना है। नहीं समझ में आया है? ऐसा क्या पढ़ा दिया मैंने जो समझ में नहीं आया भाई? बोलो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, समझ में आ रही बात? ये दो बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? अच्छा यार सुनो, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, है ना? एक बात तो तय है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो टुवर्ड सेंटर होगा। तो अब जो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये कोई फोर्स ही तो प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि आप तो यार सेंटर पे खड़े थे, सर्कल होता हुआ देख रहे थे, आप कैसा ऑब्जर्वर थे? आपको मैंने कैसा ऑब्जर्वर बनाया? आप जो यहां पे थे आप कैसे ऑब्जर्वर हैं? आपको इनर्शियल ऑब्जर्वर बनाया। आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी एक्सेलरेशन जीरो थी, आप रेस्ट पे भी थे, आपकी एक्सेलरेशन भी जीरो थी। या आपका क्या बनाया मैंने इसको? इनर्शियल ऑब्जर्वर। अच्छा अब तुम बोलेगे सर पागल कर रहे हैं आप, इनर्शियल ऑब्जर्वर। अरे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर पढ़ा तो होगा तुमने। क्या होता है इनर्शियल ऑब्जर्वर? यहां लिख देता हूं, इनर्शियल शॉर्टकट में, हाँ, जब मैं 11th वाले को न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ाता हूँ, फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ पढ़ाता हूँ ना, 2 क्लासेस लगते हैं मुझे 3 लॉ खत्म करने में, डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम खत्म करने में, है ना? एक्चुअल में मार्केट में रट्टापंती चल रहा है इनर्शियल फ्रेम के बारे में, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको डिटेल अभी नहीं बताने जा रहा, अभी न्यूटन लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं उसकी पहचान बताऊंगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते किसको है। इनर्शियल फ्रेम का पहचान, अगर फ्रेम, देखो फ्रेम का दूसरा नाम ऑब्जर्वर है ना, अगर फ्रेम या ऑब्जर्वर 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 का एक्सेलरेशन का, रुक जा यार रुक जा, ठीक है, का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी जमीन के रिस्पेक्ट में, जीरो, रिस्पेक्ट में कितना? जीरो। तो क्या बोलेंगे? इनर्शियल ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम, समझे? और नॉन इनर्शियल किसको बोलेंगे? है यहां पे लिख देता हूं, नॉन इनर्शियल, वही पे लिख देते हैं ना यार, हाँ ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम या ऑब्जर्वर वो हैं जिनका क्या रे, एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या? नॉन जीरो। ये बात याद रहेगी। तो आओ, अगर इनर्शियल फ्रेम है, अगर इनर्शियल फ्रेम है तो आप क्या क्या लगा सकते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ विदाउट सूडो फोर्स लगा सकते हैं। चलो मैं, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा टर्म्स यूज करने लगा हूं, मुझे डर भी लग रहा है, ठीक है, पर क्या करें, है ना, डर के आगे जीत है। अच्छा मेरे भाई, मैं क्या समझा रहा हूं आपको, मैं क्या समझा रहा हूं एक्चुअल में? मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब मैं चूंकि आपको समझाने जा रहा हूं सेंट्रीपिटल, क्या बोलो, फोर्स, तो फोर्स और एक्सेलरेशन का संबंध लिखने जा रहा हूं। तो फोर्स और एक्सेलरेशन का संबंध जब मैं लिखने जाऊंगा तो मैं चाहूंगा क्या लगाना? न्यूटन्स का सेकंड लॉ, है ना, न्यूटन्स का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स जो है
होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर अगर, हाँ मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो ऐसे में सोचो ये कौन है, ये ए सी है ना, ये कौन है वेलोसिटी। अच्छा तो ए सी इज प्रोवाइडेड बाय सम फोर्स, सम फोर्स। अरे चूंकि हम न्यूटन का सेकंड लॉ से सोच रहे हैं कि भाई ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर तो इनर्शियल है, तो इनर्शियल है तो आप बोलेंगे ना एफ सी बराबर एम इंटू ए सी, चूंकि ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कोई सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा प्रोवाइड की जा रही होगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? ये चीज तो इतने देर में समझाना चाह रहे थे, यहाँ से जो हेडिंग रखा था कहीं तो रखा था, यस ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जाके बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं एक्चुअल में मैं बात जाके कंक्लूड कर रहा हूं कि सर ठीक है आप तब से सेंट्रीपिटल फोर्स का हेडिंग डाले हुए अभी तक नहीं समझाएं। अरे यही सेंट्रीपिटल फोर्स है रे, ये वाला रे, ये कि भाई ये एसी कोई तो प्रोवाइड करेगा, कोई फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब वो फोर्स आपका कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है। या तो अगर आप समझिए एक तागे से अगर आप एक पत्थर को बांध के ऐसे घुमाते हैं तो पत्थर पे जनरली क्या लगेगा, पत्थर पे लगेगा टेंशन फोर्स रस्सी का ऊपर। नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने क्या किया, एक रस्सी लिया, या आपका हाथ है ना, यानी ये आप ये समझे हिंज्ड है, हिंज्ड, और ये ब्लॉक। अब आप इसको सर्कल करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, इसको सर्कल करा रहे हैं, छोड़ो क्या करा रहे हैं आप, इसको सर्कल करा रहे हैं, ये ऐसे सर्कल में चल रहा है, ठीक है। तो आखिर ये जब सर्कल करेगा पत्थर तो बच्चों क्या यार इसका एक इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन है यार? मैं जब ऐसे घुमाऊंगा तो सोचो इस ब्लॉक पे रस्सी का टेंशन इधर लगेगा। अरे कैसे बच्चे हो यार, रस्सी का ये वाला पार्ट इसको इधर खींचेगा, ये वाला पार्ट इसको इधर खींचेगा, क्योंकि टेंशन तो पुलिंग फोर्स होता है, सर ने समझाया है तुम्हें। तो कहने का मतलब हेयर टेंशन फोर्स is playing role of centripetal force, क्योंकि एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो सेंटर के तरफ लग रही है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, कि ऊपर लग रही है तो अपवर्ड फोर्स, नीचे लग रही है तो डाउनवर्ड फोर्स। सिमिलरली जो किधर लगे, जो टुवर्ड्स सेंटर लग रही हो उसी को मैंने क्या बोल दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसी क्रम में, इसी डिस्कशन में मैंने आपसे इतनी बातें करी, ठीक है क्या? तो आपको अभी आप समझ में आया इस एग्जाम्पल से, यह टेंशन ही है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? अरे बोलो ना यार, नहीं आ रही बात समझ है? सुन अब तेरे को एक दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूं। एग्जाम्पल क्या, मान ले एक इस तरीके से एक सिलेंडर है ना, ठीक है सिलेंडर, अच्छा, और यहां पे एक ब्लॉक रखा है एम मास का। तूने ब्लॉक को वेलोसिटी दिया, अब ब्लॉक जो है यहां पे ऐसे सर्कल कर रहा है, उसके पेंदे पे, पेंदा बेस पे ऐसे वो सर्कल कर रहा है, ए बच्चा अगर ये सर्कल कर रहा है तो क्या इसके सर्कुलर मोशन का प्लेन हॉरिजॉन्टल है? विजुलाइज कर, हॉरिजॉन्टल है।
अगर प्लेन हॉरिजेंटल है तो इसका मतलब जब पार्टिकल यहां पे है तो इधर कोई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो इधर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। अब जब तू इसका एफबीडी बनाएगा तो ऊपर तो नॉर्मल लगेगा, जो कौन लगाएगा, नॉर्मल बाई बेस। नीचे क्या लगेगा, एमजी। और बता क्या एक नॉर्मल ये भी लगेगा जो दीवार लगाएगा, नॉर्मल बाई दीवार। समझ में आया? तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट है ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, न्यूटन के लॉ से, सेकेंड लॉ से, नॉर्मल बाय बेस इज एमजी के बराबर। और ये जो नॉर्मल दीवार लगा रही है इधर टुवर्ड सेंटर, यही एक्चुअल में उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। यही नॉर्मल सेंट्रीपिटल, नॉर्मल बाय वॉल सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो एक्चुअली नॉर्मल बाय बेस प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब भी समझ में? अरे बोलो ना यार, ये नॉर्मल तो एमजी के बराबर हो गया, अब सर्कल कर रही है बेचारी, ऐसी सर्कल कर रही है तो टुवर्ड सेंटर कोई तो फोर्स चाहिए। वो फोर्स ध्यान से देख, जो नॉर्मल दीवार लगा रहा है वो वाली है। तो वही नॉर्मल किसके तरह का वहां पे रोल प्ले कर रहा है, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वो सेंटर के तरफ लगी। और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स बोले तो नॉर्मल बाय दिस दीवार जो है ये प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हेयर इन दिस हेयर नॉर्मल बाय दीवार plays role of F सेंट्रीपिटल। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया, एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया टाइप का फोर्स नहीं है, ये वही टेंशन है, वही नॉर्मल है, वही फ्रिक्शन होगा, वही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे मैं थोड़ा सा और रिलेट करता हूं, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर तो पढ़ा होगा। हाँ भाई, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये घूंचू। सेंटर पे कौन है, सेंटर पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व कर रही है, नेगेटिव चार्ज, इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, इतना तो तू जानता होगा, है ना। ये फोर्स किधर लग रही है, टुवर्ड सेंटर लग रही है, तो एफ सी यहां पे कौन है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो क्या करा रही है, इसको सर्कल करा रही है। यानी दिस एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोवाइड्स अरे बोर्ड में पढ़ा है ना ये सब, तो प्रोवाइड्स नेसेसरी है this F electrostatic plays role of F centripetal, and it provides what, necessary centripetal, बोलो, एक्सेलरेशन। समझ में आया? नहीं आ रहा समझ में? कौन सी बात इसमें ऐसी है जो समझा नहीं जा सकता है? समझ में आएगा तुम्हें? तो कहने का मतलब, जब एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर बेचारी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रही होती है, तो वो भी तो सर्कुलर मोशन है। तो वो जो सर्कुलर मोशन वहां कर रही है, तो उसके लिए तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यानी वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेज रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो उसको सर्कुलर मोशन कराता है। तुम्हें समझ में आया क्या? अरे बोलो ना यार, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? तो ये सारी चीजें हैं। तो आई थिंक आपको सर्कुलर मोशन के बारे में क्लियर हो गई होंगी चीजें। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये आपका था सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई क्या? इस स्लाइड में एक फॉर्मूला और लिख लेना यार, AT बराबर होता है R अल्फा, है ना। तुम बोलोगे सर कैसे होता है, समझाना जरा।
समझना चाहते हो क्या? अरे v बराबर ओमेगा आर होता है, तो dv बाई dt क्या होगा रे? r तो कांस्टेंट है। हाँ, कहीं लिख देता हूँ, कहीं लिख देता हूँ। हालांकि क्या डेरिवेशन यार बताया तुम्हें, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट तो हमारी नहीं रही अब। लिख देता हूँ, देख। चल यार देख, अरे v बराबर ओमेगा आर, तो dv बाई dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दिस इज नॉट वेलोसिटी। v का मैग्नीट्यूड घूंचू है ना, r बाहर, डी ओमेगा बाई डी टी, तो r अल्फा, और dv बाई dt इज एक्चुअल में 80, समझा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है? समझ में आई क्या बात है? बोलो भाई, बोलो। तो ये था आपका कंप्लीट रिक्वायरमेंट सर्कुलर मोशन के बेसिक एंड बेसिक कॉन्सेप्ट का, बेसिकली जो आपको आगे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आशा करते हैं आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तक चीजें समझ में आ गई होंगी। बोलो भाई, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल टॉक ऑन केसेस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड कंडीशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है क्या? बढ़े आगे। यस तो मेरे भाई, अब अपन जो बात करेंगे वो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यार देखो, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है तो बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि जब आपको बोला जा रहा है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसका मतलब सर्कल का जो प्लेन है वो आपका होगा वर्टिकल। कहने का मतलब बच्चा ये है कि मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, आपको बोला गया कि यहां पे बेसिकली इस तरीके से एक गेंद है जिसका मास m है, ये a पॉइंट, ये b पॉइंट, ये टॉप c पॉइंट, ये d पॉइंट। अगर मान लीजिए एक सवाल ही दे दिया गया आपको कि भाई m की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए जिससे कि यह C पर पहुंच जाए, C पर पहुंच जाए। इस सवाल का आंसर क्या होगा? बच्चा यार बात समझो आप, कई बार क्या होता है ना कि बच्चे इसको गलत रटते हैं। जब आपको बोला जा रहा है कि m को बेसिकली पहुंचाना है C तक, तो क्या उसको पहुंचाने का सबसे आसान तरीका तो यह होना चाहिए ना कि सीधे यहां पे मारे, यू रफ्तार से जाके यहां पे पहुंचा, और यहां पे जाने पे उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 0। यानी m मास के गेंद की मिनिमम u इतनी होनी चाहिए कि वो टॉप पे जाके उसकी रफ्तार 0 हो जाए, तो वहां तक पहुंच जाएगा। उससे पहले 0 होने से नहीं पहुंचेगा, वहां तक जाने से अगर जाके 0 हो जाए तो नो प्रॉब्लम, वो पहुंच जाएगा। बात नहीं आई समझ? तो कहने का मतलब ये है यार कि जब वो आपसे कह रहा है कि भाई m की मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो C पे पहुंच जाए, तो जरूरी थोड़ा है कि इधर से घुमा के पहुंचाएंगे। ऑप्शन है ना, हम ऐसे पहुंचा सकते हैं। तो यहां पे हमारा जो आंसर है वो होगा √/4gl। कैसे, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बच्चा मान ले इस रस्सी का लेंथ l है, तो इधर भी l होगा, तो यहां से यहां कितने का गैप हो जाएगा? बोलो रे, ये 2l होगा। अब तुम्हें पता है यहां पे टेंशन का नेटवर्क 0 है, तो वर्क सिर्फ कौन करेगा? mg। और mg क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स सिर्फ कार्य करे तो एनर्जी कंजर्व होता है, तो हम लिख सकते हैं बाय एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, अब जिस बच्चे को एनर्जी कंजर्वेशन नहीं आती है समझ में, हो ही सकता है कि नहीं आए, है ना, वही मान के अपन पढ़ा रहे हैं आपको। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको अगली क्लास में इसी पे वीडियो आएगा आपका, वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेशन पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन कहता है गेन इन
काइनेटिक एनर्जी बराबर, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब, जो काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा या काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस आएगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी घटेगी सारी की सारी किस में कन्वर्ट होकर चली जाएगी, बोलो, काइनेटिक एनर्जी में। और ये कब वैलिड है, जब सिर्फ और सिर्फ आपका एनर्जी कंजर्व हो, यानी जब सिर्फ और सिर्फ कौन कार्य करे, जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स कार्य करे, जब सिर्फ और सिर्फ एफ कंजर्वेटिव का वर्क नॉट इक्वल टू 0। यानी जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क करेगा तो एनर्जी हमारी कंजर्व होगी, तो जो लॉस आएगा काइनेटिक एनर्जी में सारी कन्वर्ट होकर किस में चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। बच्चे यार, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा है, mgh, ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो कहने का मतलब कि उसके लिए एक रेफरेंस लेना पड़ता है। मैंने यह माना, ये सारा रेफरेंस वगैरह आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा। ये टॉपिक मैंने एक साथ सर्कुलर मोशन लिया इसलिए इंक्लूड किया है कि भाई u at ug, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दिस लेवल इज अज्यूम्ड टू बी 0। तो जब यहां पे जाएगा तो कितना डिस्टेंस चला, 2l, तो क्या हो जाएगा mg 2l। ये क्या हुआ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। ए बच्चा, और अगर रफ्तार तुमने u दिया तो इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ mu का स्क्वायर। कहने का मतलब है सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी यहां तक, यहां तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यानी यहां तक पहुंचने पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चली गई है, पोटेंशियल एनर्जी में। दिस इज व्हाट, गेन इन, गेन माने बढ़ोतरी, और ये क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे अपन तो अपने को क्या मिलेगा, ध्यान से देख, u का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से देख, छम छम, समझ में आया, 2 2 जा 4, तो 4gl होगा, तो u बराबर कितना होगा रे, √4gl। देखा, समझ में आया क्या तुम्हें, ये तो तुम्हें समझा रहा था मैं, यही तो तुम्हें समझा रहा था मैं कि अगर तेरे को बोला जाए कि इस बिचारे मास के गेंद को मेरे को सी तक, टॉप तक पहुंचाना है तो मिनिमम कितना रफ्तार रखना पड़ेगा, तो सब शास्त्र ने टक करके ऐसा मारो, रफ्तार कितना रखो, √4gl, तो यहां पे, यहां तक पहुंच जाएगी वो। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि सवाल में अगर कुछ स्पेशल कंडीशन दे दे, क्या मतलब, अभी देखो तुमने बोला नहीं था कि किधर वेलोसिटी दूं, हॉरिजॉन्टल दूं, वर्टिकल दूं, तिरछी दूं, क्या दूं, हमें कुछ नहीं बोला था, इसलिए मैं समझा सबसे आसान रास्ता तो यह है पहुंचाने का, क्यों घुमा के पहुंचाऊं। अगर यार इस पेन को 12 हाइट ऊपर लेके जाना तो ऐसे ना फेंक दूंगा रे, ऐसे क्यों करने जाऊंगा मैं, तो वो रफ्तार हो जाएगी √4gl। लेकिन स्पेशली इन क्वेश्चन अगर ये मेंशन हो, स्पेशल केस अगर मैं बोलूं, स्पेशली इट इज मेंशन्ड इन क्वेश्चन, इफ स्पेशली इट इज mentioned in question you must be horizontal, अगर ये मेंशन हो क्वेश्चन में कि यू को क्या रखना है, हॉरिजॉन्टल, क्या मतलब, क्या बक रहे हैं सर आप, बक नहीं रहा हूं भाई, यही तो है जो समझना है तुम्हें। ए सुरमा, बात मेरी समझ, कहने का मतलब वो आपसे ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक सर्कल है। ए सुरमा, मैंने क्या बोला कि ये तेरी गेंद, ये बेचारा रस्सी से लटका, ये बेचारी लेंथ l, आपसे एसेंशियली वो कहना चाह रहा है कि अब आपको रफ्तार जो है, वेलोसिटी बेसिकली रखना है इधर, दिस इज u हॉरिजॉन्टल। अब अगर आप ऐसा रखोगे कि u को हॉरिजॉन्टल रखोगे तो आपको पूछा गया कि बताओ जब ये a से लेके b पहुंचा, b से लेके c पहुंचा, c के लेके d पहुंचा, तो बताओ अगर मेरे को c पहुंचाना है और अगर मैं वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रखूं तो u की मिनिमम कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि वो c तक पहुंच जाए।
तो उस पे आने से पहले मैं इस पे 3 केस बनाऊंगा। केस वन में अगर u की वैल्यू बच्चा, u की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अगर √2gl हो, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से 2 पॉसिबिलिटीज, या तो u होगा √2gl के बराबर, तो वेलोसिटी एट b बराबर 0 हो जाएगा, और u की वैल्यू अगर √2gl से कम होगा तो b से पहले ही वेलोसिटी बराबर 0 हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं ये कह रहा हूं कि √2gl से कम या उसके बराबर दे रहे हो, तो या तो वो b तक पहुंच रहा है और b के जाके रफ्तार 0, तो फिर वापस आएगा, तो क्या ये ऑसिलेट करेगा? देख ऑसिलेट करेगा, देख ऑसिलेट करेगा, देख ऑसिलेट करेगा। समझ में नहीं आ रही बात? और b से पहले भी 0 हो गया, तब भी देख, तब भी देख, तब भी देख ऑसिलेट करेगा। बात समझ में आ रही क्या? तो अगर केस 1 में u की वैल्यू √2gl या उससे कम हो, तो पार्टिकल विल परफॉर्म व्हाट? ओसिलेटरी मोशन, दोलन गति है ना, ओसिलेटरी मोशन, दोलन गति हिंदी में। बात समझ में आई क्या? अब अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 की क्या बात होगी? केस 2 की बात होगी ये वाली। केस 2 में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? केस 2 में मैं समझाना चाह रहा हूं कि यार अगर 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 केस 2 में ऐसा बोला गया कि मेरे भाई सवाल वही पुराना, बेचारी यहां लटकी है, वही सारे पुरानी बातें, ये बी, ये सी, ये डी, ये यू हॉरिजॉन्टल है। अगर आप केस 2 में यू की वैल्यू ज्यादा रखते हैं, u की वैल्यू ज्यादा रखते हैं √2gl से और कम रखते हैं √5gl से, बच्चा मतलब अगर √5gl से बच्चा ज्यादा रखोगे तो बहुत ऑब्वियस बात है ये b से आगे जाएगा, और √5gl से कम रखोगे तो c से पहले रहेगा ये। यानी कि यहां कहीं मान लो इसकी रफ्तार हो जाएगी 0, जैसे इसकी रफ्तार 0 होगी तो ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल कर जाएगा। अरे यहां 0 होगा ना तो प्रोजेक्टाइल कर जाएगा, then it will perform प्रोजेक्टाइल। याद रखना ही है। अब देखो यार डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं मैं इसका, वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें सही से लगाना नहीं आता, ये डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, बस इन रिजल्ट्स का हमें जरूरत पड़ती है कभी कभी, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। केस 3 अगर u की वैल्यू ज्यादा हो जाए √5gl से तो क्या होगा? रे u की वैल्यू अगर √5gl से ज्यादा हो जाए तो एक्चुअल में क्या होगा? देखो अगर u की वैल्यू ना √5gl होती है तो वेलोसिटी एट c बराबर क्या होता है? वेलोसिटी एट c बराबर क्या होता है? वेलोसिटी एट c बराबर होता है 0, टॉप पे होता है 0। तो अगर √5gl से ज्यादा दे दोगे, अगर √5gl से ज्यादा दे दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? देन पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कल। देखो मैं कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, बस चीजें तुम्हें समझा रहा हूं कि भाई अगर √5gl से ज्यादा होगा तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा, अगर √2gl से ज्यादा और √5gl से कम तो वैसे में प्रोजेक्टाइल करेगा कहीं रफ्तार b और c के बीच 0 होके। और अगर बच्चा ऐसा हो कि केस 1 में √2gl से कम या उसके बराबर, देन ऑसिलेटरी मोशन करेगा। तो इतनी ही बात की हमको रिक्वायरमेंट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अब वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन का, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। तो इतनी सारी चीजों को खास करके मैं आपको बोलना चाहूंगा, वीसीएम के केस में इन चीजों को डायरेक्टली याद रखिए कि इतना होने से ये होगा, इतना होने से ये होगा और इतना होने से ये होगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी
चीज इस पूरे लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझना, सेंट्रीपिटल के कंडीशन को समझना जो सबसे पहले समझाया था कि कब वो सर्कल करेगा, ये और भी परपेंडिकुलर हो जाने से ही सर्कल नहीं करेगा, ये और भी तो परपेंडिकुलर ले रहे हैं, उसमें स्पेशली ये है कि v स्क्वायर बाई ए परपेंडिकुलर अगर कांस्टेंट रहे तो आपका सर्कल करेगा। ये सारा बात ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्पेशली उधर आपको पढ़ाया गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले एंड सेंट्रीपिटल कंडीशन और सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह की बातचीत। तो आप पूरे इस लेक्चर को अच्छे से समझिए, जितना भी चीज आपको सर्कुलर मोशन से रिलेटेड इस लेक्चर में पढ़ाया है इससे ज्यादा आपको 12th में कुछ भी काम आने वाला नहीं है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक सर्कुलर मोशन। आशा करते हैं समझ में आएगा। तो भाई ठीक है, आज के लेक्चर में इस लेक्चर में यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं। थैंक यू।